हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। तो प्रीवियस एपिसोड में शायद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि आखिरकार एपिसोड में टॉप और बॉटम था कौन। वैसे मैंने इसको क्लियर किया था, लेकिन फिर भी पिछले एपिसोड में जहान टॉप था और इबो उसके लिए बॉटम बना था। तो आई होप आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। चलिए तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लगभग 4 दिन के बाद एक डेजर्टेड प्लेस में, वो जगह पूरी तरीके से शांत थी, खाली थी और उसके सामने एक बहुत बड़ा समंदर था और आसपास का माहौल भी बहुत बहुत खूबसूरत था। नज़ारा अच्छा था, लेकिन पर वो घर जो समंदर के बिल्कुल किनारे पर था वो इतना ज़्यादा खास माहौल में लग नहीं रहा था। एक अजीब सी शांति और सन्नाटा वहाँ पसरा हुआ था। रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, जबकि पहर के 7 बज रहे थे। इबो था उस घर में। वो एक फार्म हाउस था। वो फार्म हाउस जो बहुत शहर से दूर एक ऐसा फार्म हाउस है जहाँ पर इबो अक्सर तब आता है जब उसका माइंड डिस्टर्ब होता है या वो अकेले रहना चाहता है। इस जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, इनको किसी को भी पता नहीं है सिवाय 1-2 जने के। और पिछले 3 दिन से इबो यहीं है। सारे कनेक्शन को कट कर वो सिर्फ यहीं है अपने आप के साथ। तभी उसके बगल में रखा हुआ फोन एकदम से वाइब्रेट करने लगता है। इबो ने सिर्फ अपने उन खाली आंखों से उस फोन को उठाया। सामने से जो कुछ भी कहा गया हो, लेकिन इबो की आंखों का रंग एकदम से चेंज हो गया हो। वो और ज़्यादा डार्क हो गई है। उसकी पकड़ उस फोन पर टाइट हो गई। उसने सिर्फ ये कहा ओके। एक तरह से उसने फ़ोन रख दिया। उसने अपने आप को खड़ा किया, अपनी शर्ट को पहना और अगले ही पल वो उस घर के बाहर था। गाड़ी में बैठकर वो किसी जगह जा चुका था। अब लगभग 1 घंटे के बाद एक आइसोलेटेड जगह में बहुत टॉल सी बिल्डिंग के अंदर, वो बिल्डिंग के अंदर से ही गुजरते के साथ ही कॉरिडोर से ही बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, उस आवाज़ का जो कंपन तेज था वो भी इबो के चेहरे के ऊपर असर नहीं डाल रहा था। वो बस अपने उस ठंडे फेस के साथ आगे बढ़ रहा था और उसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सिर्फ नोट कर रहे थे। इबो का स्पेशल जगह है, ऐसी जगह जहाँ वो स्पेशल लोगों को लेकर आता है और 3 दिन से यहाँ पर किसी कुछ खास लोगों की बहुत ज़्यादा खातिरदारी हो रही है। ऐसी खातिरदारी जिसकी अंदाज़ा और जिसकी उम्मीद वो अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके साथ सब कुछ हो क्यों रहा है। वो तो आराम से अपने क्लब में पार्टी कर रहे थे और एकदम से अंधेरा होता है और अब वो यहाँ है। 3 दिन से हद से ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं। खैर, इस बात से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बिल्कुल वैसे ही जैसे इबो को नहीं पड़ रहा था। वो जैसे ही वहाँ पर आता है, वहाँ पर खड़ा हुआ जो लीडर था वो तुरंत इबो के पास आते हुए कहता है बॉस। इबो ने कहा क्या वो अभी तक जिंदा है? उस इंसान ने कहा हालत खराब है लेकिन अभी भी होश में है। इबो ने कहा ठीक है। लेकिन साथ ही वो आगे बढ़ गया और उसने उस स्क्रीन को ऑन किया जिससे वो 3 लोगों को अलग अलग जगह पर देख सकता था। तीनों लोग एक सेल जैसी जगह पर थे और वो सेल कोई ऐसी सेल नहीं थी, कंप्लीटली डार्कनेस में डूबी हुई। पर तब तक जब तक कि इबो सिस्टम से वहाँ की लाइट ऑन नहीं कर देता। 3 दिन तक कंप्लीटली डार्कनेस में रहने के बाद एकदम से लाइट जैसे ही उन लोगों की आंखों पर पड़ती है, उन तीनों ही लोगों का दिमाग एकदम से जैसे सन्न सा हो गया हो। लेकिन फिर भी उन्होंने वॉलेंटली चिल्लाते हुए कहा कौन है? आखिर हमें यहाँ रख क्यों रखा है? हमें बाहर निकालो। ये कहते हुए तीनों छटपटाने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन इबो सिर्फ उन्हें अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था और उसके मन में हद से ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा था। और इस तरीके से छटपटाते हुए देखकर, चिल्लाते हुए देखकर उसने उस सिस्टम को और ज़्यादा तेज़ किया। और जैसे ही वो सिस्टम तेज़ किया गया, तीनों के सेल में जो गैस थी वो और तेज़ी की स्पीड के साथ बहने लगी। वो गैस जो कुछ देर पहले रोक दी गई थी। और जैसे ही उस गैस का एहसास वहाँ पर खड़े हुए तीनों लोगों को होता है, सब लोग जैसे अपनी जगह पर कांप गए हों। वो वहाँ पर लगी उस सेल की सलाखों को पकड़कर हिलाने लगे। उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ बंद करो, इसे बंद करो, ये बहुत ज़्यादा है, बंद करो। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन शायद सब कुछ बेईमानी थी, सब कुछ बर्बाद था। क्योंकि जैसे जैसे वो लोग वायलेंट हो रहे थे, वो गैस और ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ पर बहने लगी। और अगले ही पल लगभग 10 मिनट के बाद तीनों के तीनों इंसान बिल्कुल किसी मछली की तरह जैसे पानी से बाहर निकाल दिया गया हो, ज़मीन पर तड़पने लग गए थे, एक दूसरे को खरोचने लग गए थे, बहुत बुरी तरीके से अपने जिस्म के ऊपर घाव कर रहे थे। वही घाव जो 3 दिनों में रखे थे और अब और ज़्यादा गहरे हो रहे थे। खून निकल रहा था, लेकिन इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपने उस जिस्म से शायद खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाना चाहते थे ताकि उनके अंदर की जो हीट है कम हो सके। पर ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि और बढ़ रही थी। अब तो उनके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं था जिसे वो नोच कर अलग कर सके। वो लोग पूरी तरीके से बहुत बुरी हालत में कंप्लीटली नेकेड थे, क्योंकि इतने 3 दिनों में उन्होंने अपने कपड़ों को फाड़ कर कब का बाहर निकाल चुका है, क्योंकि टॉर्चर ही इतना ज़्यादा था। ये वही गैस थी जो जहान पर इस्तेमाल की गई थी और ये वही 3 लोग थे जो सब के पीछे थे, हेपेंग, वैनजूलियो और वांग लिंग जाओ। तीनों को झटपटा रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन इबो की आंखों में
कोई रहम नहीं था, कोई भी रहम नहीं। और उसकी ऐसी स्टेट को देखकर उसके पीछे जितने भी सबॉर्डिनेट खड़े हुए थे वो भी बस भौचक्के से होकर अपने बॉस की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके बॉस कितने ज़्यादा क्रूअल हो सकते हैं शायद इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से लगातार ये लोग ऐसे ही टॉर्चर हो रहे थे। हर 1 घंटे में इस गैस को स्टार्ट कर दिया जाता था, लगभग आधे घंटे तक उस सेल में इस गैस को रखा जाता था, और जैसे जैसे वो गैस उस सेल में जाती थी वो एफ्रोडिसियाक उनके ऊपर असर करता था, उनकी बॉडी जलने लग जाती थी और वो लोग ऐसे ही लगभग 3 से 4 घंटे तक चीखते चिल्लाते रहते थे, खुद को खरोचते रहते थे। और इन 3 दिनों में उन तीनों ने ही अपनी हालत बद से बदतर कर ली थी। वो बात अलग है कि तीनों अलग अलग सेल में थे, वरना एक ही सेल में होते तो क्या हालत हो सकती थी कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ देर तक इबो उन तीनों को ऐसे ही स्क्रीन पर देखता है, फिर वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है, उसी चेयर पर जहाँ से वो बड़े से एलईडी में वो तस्वीर देख सकता था। और जितना ज़्यादा वो ये देख रहा था उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती जा रही थी। वो आंखें जो कुछ देर पर तक खाली थी, उन आंखों में जैसे कोई स्पार्क सा नजर आ रहा हो। यूँ कहो उनकी तकलीफ इबो के दिल में जैसे मरहम का काम कर रही थी। उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी, उसे वही सारे फ्लैशेस आ रहे थे जैसे जान की हालत थी, जैसे उसने उस सेल में जान को देखा था, उस बाथरूम में, उस गंदी सी जगह पर जान को उस कोने में सिमटे हुए बैठकर। लेकिन अब ये तस्वीर देखकर उसे सुकून मिल रहा है। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके जान तक पहुंचने की और उसको तकलीफ पहुंचाने की? शायद उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने किससे पाला लिया है। खैर, इन्हें तो नहीं पता, लेकिन आज के बाद इन्हें अपने बुरे से बुरे सपने में भी पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है और जो किया है उसका परिणाम क्या हो सकता है। इसीलिए वो कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहता है। लगभग आधे घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है और आधे घंटे के बाद इबो ने खुद को खड़ा किया। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके पीछे खड़े हुए सबऑर्डिनेट भी अलर्ट हो गए थे। सबने आगे आते हुए कहा, बॉस। इबो ने कहा, कम ऑन, मुझे यहाँ ले चलो। ये कहते कहते वो आगे बढ़ने लगा। वो शख्स भी इबो के साथ साथ चल रहा था। दरअसल वो यहाँ सबका इंचार्ज था, वो सब कुछ हैंडल करता था। ये एक शेडी बिजनेस था, कुछ ऐसे लोगों से निपटने के लिए जो इबो के रास्ते में हद से ज़्यादा अड़चन पैदा करते थे या फिर बहुत डर्टी ट्रिक्स को प्ले करते थे। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए इबो के पास कुछ ऐसी टीम थी, या यूँ कहो एक शेडी सी कॉर्पोरेशन थी जहाँ पर माफिया के भी कुछ लोग इंक्लूड थे। वो बात अलग है, इन सब के ऊपर इबो था जो उन्हें लीड करता था। खैर, फाइनली इबो नीचे उतरकर आ जाता है उस बेसमेंट में जहाँ पर वो तीनों लोग थे, और जैसे ही वो आता है उसके कदमों की आहट सुनकर तीनों लगभग सरक कर उस इलाकों के पास आ गए थे और बस अपनी धुंधली आंखों से जैसे भीख मांग रहे हो कि उन्हें वहाँ से बाहर निकाल ले। इबो उन्हें देख सकता था। तभी वांगलिंग जाओ ने कहा, मुझे बाहर निकालो, हेल्प करो। ये कहते हुए वो उस ग्लास शील्ड को पीटने लगी। उसके शरीर पर लगभग नाम मात्र के ही कपड़े थे, हालत बद से ज़्यादा बदतर थी। लेकिन इबो की आंखों में तरस नहीं था, बल्कि उसने अपने आप को वांगलिंग जाओ के करीब ले जाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा था ना? हाँ, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन तेरे साथ इबो की बात सुनकर वांगलिंग जाओ का दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब था। उसने कहा, क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या किया है जो तुमने मुझे यहाँ डाल रखा है? ये कहते हुए, क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत दर्द में सुनाई दे रही थी। पर इबो ने कहा, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या तुम्हें ये याद नहीं है? ये कहते के साथ इबो ने पीछे स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो प्ले कर दी थी, और उस वीडियो को न सिर्फ वांगलिंग जाओ बल्कि हैपेंग और फैन जूलियो भी देखने लग गए, क्योंकि वो लोग भी हल्के हल्के होश में थे और वो बस जानना चाहते थे कि आखिर उनकी वजह क्या है, गलती क्या है। और जैसे ही वो वीडियो प्ले होता है, जहान की वो कराहती हुई आवाज़ सबको सुनाई देती है, और जैसे ही वो आवाज़ सुनाई दी तीनों की आंखें लगभग बड़ी हो गई। सब लोग बस खौफ से, डर से इबो की तरफ देखने लगे। इबो ने कहा, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा ना कि तुम लोगों ने क्या किया है? तभी हैपेंग कहता है, तुम कौन हो तुम? और ये तो स्थान है ना, ये क्या कर रहा है? हाँ, ये कहते हुए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तभी इबो ने कहा, ये और मैं, बस इतना समझ लो कि जिस इंसान को तुम तीनों ने छुआ है ना, उसके एक एक आंसू का बदला तुम अपने खून के एक एक कतरे से दोगे। एक एक साथ ही वो आगे बढ़ गया और उसने इशारा किया कि इन्हें ऐसे ही टॉर्चर किया जाए। वो लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, पर इस बात का इबो पर कोई असर नहीं होने वाला था। इबो उस गोडाउन के बाहर आ गया था। जैसे ही बाहर आया, उसके पीछे खड़े हुए शख्स ने कहा, बॉस, हमें यहाँ पर इन लोगों को कब तक रखना है? इबो ने कहा, 1 हफ्ते तक और रखो, उसके बाद देखते हैं। एक साथ इबो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया था। वो सब लोग बस उस इबो को ऐसे ही जाते हुए देखते रहे और अंदर से उन आवाज़ों को सुनते रहे। और वहीं दूसरी तरफ लैंड मैंशन के अंदर इन पिछले 3 दिनों में जान मुश्किल से ही कभी कभी होश में आया था। वो ऑलमोस्ट द टाइम अनकॉन्शियस ही रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने सिडक्टिव्स दे रखे थे। वैसे भी जान की हालत कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी। उसका फीवर लगातार इन 3 दिनों में काफ़ी बार तक चढ़ा था और बहुत मुश्किल से ही उतरा था। जीही, जूचैन, जियांग, हाउशवान, यांग, आंट, जू, फैंशिंग सब लोग वही लैंड मैशर में थे और जान का ख्याल रख रहे थे। वो बात अलग है कि इस वक्त
सी हुआ और लैंडमैन हुआ को इस सब की कोई खबर नहीं थी, वो ओवरसीज गए हुए थे। इसीलिए ये सारी मैटर जो था वो सिर्फ इन लोगों के बीच में ही था। सब लोगों को जहान की चिंता तो थी, लेकिन डॉक्टर ने कह रखा था कि ये सब कुछ ज़रूरी है, जहान की बॉडी इस बीच में रिकवर हो जाएगी और इसलिए उसे सिरप्टिव्स दिए गए हैं। वो नींद में आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स दे सकता है, वरना शायद होश में आएगा तो ट्रॉमेटाइज ही रहेगा और कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए सब लोग रिलैक्स थे, लेकिन बीच बीच में सब जानना भी चाहते थे कि आखिरकार जहान के साथ किसने ऐसा सब कुछ किया है, आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, वजह क्या थी। लेकिन कोई जवाब नहीं था क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसके उलट सब लोग ये भी जानना चाहते थे कि आखिरकार ईबो कहाँ है, क्योंकि 3 दिन से ईबो घर पर वापस नहीं आया। जी ने पूछने की भी कोशिश की, लेकिन किससे पूछे, जवाब किसी के पास नहीं था। यांग और हाउशवान दोनों ही नहीं जानते थे। पर जहान जब भी जागता था वो सिर्फ गा गा के करीब पुकारता था और गा तो वहाँ थे ही नहीं। अब लगभग एक हफ्ते के बाद जहान की हालत बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी। वो रिकवर हो गया था और अब वो लोगों से बात भी करने लग गया था, लेकिन ये पता लगा है कि उसे कुछ भी याद नहीं था। यूँ कहो वो ट्रॉमेटाइज वाली सिचुएशन थी, वहाँ तक उसे याद था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके साथ उसे कुछ भी याद नहीं था। वो रात जब इबो ने उसे रेस्क्यू किया वो जहान के बिल्कुल भी सहन में ही नहीं थी। उसे याद भी नहीं था कि वो वहाँ आया भी था। उसे तो सिर्फ इतना ही याद था कि उस बाथरूम में बहुत देर तक तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा उस अंधेरे के अंदर, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आया। यही चीज़ें याद थी जो उसने जी को, जियांग को और सूचैंग को बताई थी, यांग को बताई थी, डॉक्टर से कही थी। लेकिन इसके उलट आगे क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था, बल्कि वो तो इस बात को सुनकर शौक था कि ईबो भी वहाँ आया था, वो उसे वहाँ से बाहर निकाल कर लाया। लेकिन जहान जानता था कि ईबो के अलावा और कोई आ भी नहीं सकता था, इसलिए उसे सुकून था। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल उदास था। जब से वो होश में आया है तब से ईबो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी नहीं आता कि उसका कॉल भी नहीं उठा रहा। उसने पूछने की भी कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता और इस चीज़ से वो उदास हो गया था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे अपनी दुनिया में हो, तभी जी उसके पास आकर कहती है, जहान क्या हुआ, सब ठीक तो है। एक तो वो वहीं बैठ गई थी काउच पर। जहान ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। एक तो वो फिर बाहर की तरफ देखने लगा जहाँ पर अभी सनसेट हो रहा था। सन रेज उसके फेस पर पड़ रही थी और वो इतना वीक होकर भी सुंदर लग रहा था। जी ने कहा तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, तो मैंने सेट करवा लेना चाहिए। ये कहते हुए उसके बालों को ठीक करने लगी, जो कि ऑलरेडी मैस हो चुके थे इतने दिन से बेड में रहने के कारण। जहान ने कहा मैं करवा लूँगा, अभी बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। जी क्या तुम्हें काका कुछ पता चला? वो जब से मैं होश में आया हूँ मैंने गा को कहीं भी नहीं देखा, क्या उन्हें पता है कि मेरी तबीयत खराब है? ये कहते हुए जहान पूछने लगा। जी समझ नहीं पा रही थी कि उस बात का क्या जवाब देना चाहिए। ईबो को डेफिनेटली पता है कि जहान की तबीयत खराब है। हाँ वो बात अलग है कि उसने कॉल नहीं किया, लेकिन वही तो उसे यहाँ से छोड़ कर गया था ना। जी के मन में गुस्सा था ईबो के लिए, लेकिन वो क्या कह सकती थी, उसे खुद भी सिचुएशन कम्प्लीटली नहीं पता थी। वो तो बस जहान के फेवर में बोल रही थी। इसीलिए उसने कहा जहान चिंता मत करो, वो आ जाएगा, शायद किसी बिजनेस के सिलसिले में गया होगा, तुम तो जानते ही हो ना वो कितना कुछ संभालता है। ये कहते हुए वो जहान को समझाने लगी। जहान ने कहा हाँ मैं समझ सकता हूँ। जी ने कहा चलो दवाई खा लो। जहान ने कहा हाँ मैं खा लूँगा। जी ने कहा ठीक है मैं भी नीचे जाती हूँ और खाने के लिए शुमा को बोलती हूँ तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट तैयार कर देंगी, तब तो तुम शावर लेकर नीचे आ जाओ। ओके ये कहते के साथ जी खड़ी हो गई थी क्योंकि वो जहान के और अनगिनत सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। जहान ने कहा ठीक है। ये कहते हुए जी तो वहाँ से चली गई और जहान वहीं वॉक इन क्लॉजेट में आ गया। उसने क्लॉजेट खोला जहाँ पर ईबो के और उसके कपड़े बिल्कुल पार्टीशन में लगे हुए थे। जहान को देखकर हंसी आ गई। उसने ईबो के कपड़ों पर हाथ फिराते हुए कहा अब फिर से गायब हो गएगा। मुझे तो लगा था कि हम लोग जब साथ होंगे तो मैं आपको रोज़ देख सकूँगा, लेकिन देखिए अब फिर से चले गए, शायद बिजनेस के किसी सिलसिले में ही बाहर गए होंगे। खैर कोई बात नहीं। ये क्या कर उसने अपने कपड़ों को बाहर निकाला और अब वो वॉशरूम में जा चुका था शावर लेने के लिए। उसकी पूरी बॉडी बहुत स्टिकी हो रही थी। पिछले 2 दिन से जब वो उसे होश में आया है तब से उसने शावर नहीं लिया है और इसलिए उसे बहुत इरिटेशन फील हो रही थी। आज फाइनली वो शावर लेगा। इसीलिए जैसे ही वो बाथरूम में आया उसने शावर खोला, अपने कपड़ों को उतारा और साइड में रखा। पर जैसे ही वो पानी के नीचे खड़ा हुआ उसका सर जैसे बहुत तेज के साथ घूमने लगा। उसने वहीं वॉल को पकड़ लिया। वो कह रहा था अरे यार शायद इतनी वीकनेस आ गई है मुझे। हाँ ये कहते हुए जहान सांसें लेने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे ऐसा कोई फ्लैश आया हो माइंड के अंदर, जैसे कि वो यहीं पर स्ट्रगल कर रहा हो किसी के साथ। जहान एकदम से अपनी आंखें खोली। उसने कहा ये क्या था? ये कहते साथ वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा और वॉशरूम के उस वॉल के साइड में लगभग खुद को प्रेस कर खड़ा हो चुका था जैसे कि सपोर्ट ले रहा हो, लेकिन उसकी बॉडी हल्की से कांप रही थी। जहान उस वॉशरूम में देखने लगा। हर तरफ बाथरूम शांत था, खाली था, लेकिन फिर भी जहान को ऐसा लग रहा था जैसे कि यार कुछ तो हुआ था, कुछ अजीब सा। पर क्या जहान को नहीं पता, उसे पता भी नहीं। वो तो मुश्किल से इस वॉशरूम के अंदर एक या 2 बार ही आया होगा कि ईबो के साथ यहाँ रहते हुए उसे कुछ ही टाइम तो हुआ है और उस पर अभी वो उसके रूम में भी नहीं है। जहान ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसने खुद को वॉश किया और शावर लेकर लगभग आधे घंटे के बाद वो बाहर आ गया था। ईबो के बिना ये कमरा बहुत खाली लग रहा है, बहुत ज़्यादा। उसे इस कमरे में रहना अच्छा नहीं लग रहा। उसने ईबो से कहा तो था कि हाँ ईबो के एहसास के साथ वो रह लेगा, लेकिन अब उसे ईबो की याद आ रही है और ये याद उसे कब वही फोटो फ्रेम के किनारे ले गई उसे खुद भी पता नहीं चला। वहीं बैठ गया और उस फ्रेम को उठाकर तब उसे शिकायत करने लगा आप कहाँ होगा, मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ।
क्या आपको मेरी याद नहीं आ रही? हाँ, आपने तो एक बार भी कॉल भी नहीं किया। ये कहते हुए जान ने अपना फ़ोन उठाया और फिर से ईबू का नंबर डायल किया, लेकिन एक बार फिर से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जान ने फ़ोन को वही साइड में पटक दिया और इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता उसे महसूस होता है उसके पैर में कुछ चुभा हो। वहीं बैठ गया। उसने नीचे देखा तो वहीं साइड से कुछ चीज़ पड़ी हुई थी, कोई चमकदार चीज़। जान ने नीचे झुककर उसको बाहर निकाला तो वो एक चेन थी और जान को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि उसकी वेडिंग चेन है। और जान ने एकदम से जैसे ही उस चेन को देखा उसने अपने गले में अपने हाथ को लग के गया, लेकिन उसकी चेन तो उसके गले में थी। तो ये हाँ ज़रूर ईबू की होगी। ये सोचने के साथ ही जान का मन एकदम से घबरा गया। उनकी वेडिंग रिंग यहाँ पड़ी हुई है, इसका मतलब उसकी नहीं है तो डेफिनेटली ईबू की होगी। पर ईबू यहाँ कैसे छोड़ कर जा सकता है? क्या उससे गिर गई या छूट गई? और अगर यहाँ छूट गई तो ईबू को फिक्र नहीं हुई होगी। ये सारी चीज़ें जान के दिमाग में चलने लगी। उसने उस वेडिंग रिंग को कस कर पकड़ लिया और अब उसे बिल्कुल और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हे एवरीवन, आई नो आज का चैप्टर बहुत छोटा था। एक्चुअली हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बैकग्राउंड का बहुत साउंड आ रहा था, इसलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो पाया। कल कोशिश करूँगी थोड़ा सा लॉन्ग बनाने की। बाकी आज के वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना। और आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? ईबू कब वापस आएगा? और जब वो वापस आएगा और जान की ऐसी हालत को देखेगा तो उसको कैसा लगेगा कि जान को तो कुछ याद ही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। और ऊपर से ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा ईबू का ये पनिशमेंट वाला अवतार। सही पनिशमेंट मिली ना उन सब लोगों को। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक के लिए बाय।